हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज मैं फिर से एक बार एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया विषय लेकर आई हूँ, अनुच्छेद लेकर। ये विषय सीबीएसई ने अभी इसी साल ही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया है और ये कक्षा 9 और 10 में दोनों ही कक्षाओं में इसे शामिल किया गया है। इससे पहले अनुच्छेद की जगह पर क्या आता था? निबंध। तो निबंध और जो अनुच्छेद है इसमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। निबंध हमारा आता था 10 नंबर का और अनुच्छेद आएगा 5 नंबर का। दोनों ही कक्षाओं में ये बात रखी गई है। तो अनुच्छेद लेखन करते कैसे हैं, इसमें क्या क्या होता है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और अनुच्छेद और निबंध में बच्चे अक्सर में क्या है कि इस बात को समझ नहीं पाते कि अनुच्छेद और निबंध में अंतर क्या है। तो इन्हीं सभी बातों को मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ और अपनी इस वीडियो में सारी बातें जो है आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी, पूरे विस्तार से आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है, किसे अनुच्छेद कहते हैं। किसी एक भाव या विचार पर वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। यानी कि जो हम अनुच्छेद लिखते हैं उसमें हम किसी एक विषय को लेते हैं, एक ही भाव को लेते हैं या अपने विचार को लेते हैं और उस पूरे भाव को या विचार को ही हम एक अनुच्छेद के रूप में लिख देते हैं, पूरा विस्तार करते हैं उसका। हम इसमें हम अलग अलग चीज़ों को नहीं लेते, एक ही भाव जो होता है या एक ही विचार जो होता है हम उसे लेते हैं और उसको लेकर हम अपना पूरा अनुच्छेद तैयार करते हैं। तो ये थी हमारी इसकी परिभाषा। अब आते हैं कि अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये गद्य की लघुतम विधा है। यानी कि जो हमारा गद्य है, हमारा साहित्य जो है उसकी लघुतम यानी कि छोटी सी एक विधा पाई जाती है। ये अपने आप में पूर्ण तथा सार्थक। ये अनुच्छेद लेखन जो है वो अपने आप में पूरा होता है और ये एक सार्थक होता है, यानी कि पूरी तरह से सही होता है। पूरा एक संक्षेप में इसको लिखा जाता है। इसके विचार जो है वो संक्षेप में लिखे जाते हैं, यानी कि आप जिस बात को लेकर अपना अनुच्छेद लिख रहे हो वो विचार जो हैं वो संक्षेप में लिखे जाते हैं। एक विषय के एक ही पहलू को एक दूसरे से संबंधित वाक्य समूह द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। क्या मतलब है कि कोई एक विषय, यानी कि हम एक टॉपिक लेते हैं, कोई भी एक विषय हम अनुच्छेद के लिए चुनते हैं और उसके एक ही पहलू को, कोई भी एक विषय लिया, उसके एक ही पहलू को यानी कि एक ही बात को हमने लिया और एक दूसरे से संबंधित वाक्य को, यानी कि जो भी हम पहलू ले रहे हैं और जो भी हम उसमें बात ले रहे हैं उस बात को हम एक दूसरे से संबंधित वाक्य समूह द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि जो एक वाक्य हमारा खत्म होता है तो दूसरा वाक्य जो है हम उसके साथ ही शुरू करते हैं। हम ये नहीं करते कि एक वाक्य खत्म हुआ तो हम उसमें थोड़ा सा अंतर दे दें और उसके बाद हम दूसरा वाक्य शुरू करें। ऐसा नहीं होता अनुच्छेद में। हम एक वाक्य को लेते हैं और उसके साथ हम दूसरे वाक्य को लेते हैं और उसी को ही दोनों को साथ जोड़ देते हैं। और ऐसा करते करते जितना हमने अनुच्छेद लिखना है, जितने शब्दों का अनुच्छेद लिखना है, वो एक हमारा वाक्य समूह बन जाता है और हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति वाक्य समूह द्वारा करते हैं। अब आते हैं कि जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो कुछ एक बातें होती है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम अनुच्छेद करते करते क्या होता है कि दोबारा से हम अपने निबंध की तरफ पहुंच जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या इसमें सावधानियां रखनी चाहिए। तो क्या है, सबसे पहले अधिक से अधिक 100 शब्द, यानी कि जो अनुच्छेद लेखन है तो अनुच्छेद का अर्थ क्या हुआ? छोटा। निबंध से बहुत कम मात्रा में। तो इसमें हमने जो शब्द लेने हैं वो अधिक से अधिक कितने लेने हैं? 100। 80 से 100 शब्दों के बीच में हमें ये अनुच्छेद लिखना पड़ेगा। दूसरा, वाक्य छोटे और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। यानी कि जो अनुच्छेद के लिए हम वाक्य लिख रहे हैं वो वाक्य जो है वो छोटा होना चाहिए और एक वाक्य खत्म होने पर जो दूसरा वाक्य हम उससे ले रहे हैं उससे संबंधित वो वाक्य जो है एक दूसरे के साथ संबंधित होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं है कि हमने पहला वाक्य किसी और बात के लिए लिया और दूसरे वाक्य में हम कहीं और किसी बात को उसके साथ जोड़ रहे हैं। अब आगे क्या है? तीसरा, भाषा सरल
अनुच्छेद की भाषा जो है वो बिल्कुल सिंपल होती है, बहुत ज़्यादा सरल होती है, लेकिन साथ में ये भी होता है कि वो भाषा जो है सरल होने के साथ साथ प्रभावशाली भी होनी चाहिए। यानी कि पढ़ने वाले को ये पता चलना चाहिए कि जो आपने लिखा है वो अनुच्छेद कितना प्रभावशाली है, दूसरों को अपनी तरफ वो कैसे खींच सकता है, प्रभावशाली होनी चाहिए। आगे क्या है, भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो हम अनुच्छेद लिखते हैं उसमें भूमिका भी नहीं हम लिखते, जिस प्रकार हम निबंध में यहाँ पहले लिखते हैं भूमिका, फिर अंत में हम उसमें लिखते हैं उपसंहार। तो इसमें ना तो हम भूमिका लिखते हैं और ना ही हम इसमें अंत में उपसंहार लिखते हैं, क्योंकि ये यहाँ से शुरू होता है अगर, तो आपका यहाँ तक एक ही पैराग्राफ में वो चलता जाता है। इसमें हम अलग अलग से पैराग्राफ नहीं बनाते। आगे, सूक्ति या कविता की पंक्तियां लिखी हो, मतलब अगर मान लीजिए आपने अनुच्छेद लिखा और अनुच्छेद लिखते लिखते कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में एकदम से आता है, कोई भी सूक्ति हमारे दिमाग में आ जाती है, कोई भी पंक्ति हमारे दिमाग में अनुच्छेद से संबंधित आ जाती है। जैसे हम लेते, मान लीजिए हमने लिया समय का महत्व, तो समय के महत्व में हम लिख सकते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अब ये पंक्ति एकदम से लिखते लिखते हमारे दिमाग में आई, तो हमने क्या किया कि अनुच्छेद में उस पंक्ति को हम लिख सकते हैं। और उस पंक्ति को लिखने से क्या होता है कि जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद हमारा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है, बहुत अच्छा देखने में लगता है, पढ़ने में वो लगता है कि वाकई में किसी बच्चे ने इसको इतने प्रभावशाली तरीके से लिखा है। अब ये तो थी कि हमारे जो अनुच्छेद है उसकी परिभाषा क्या है, अनुच्छेद लिखते हुए हमें किन किन बातों की तरफ ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें जो देखनी चाहिए। अब एक छोटी सी बात और लेते हैं कि निबंध और अनुच्छेद में अंतर क्या होता है, क्योंकि अभी तक बच्चे जो है वो निबंध ही लिखते आए हैं, तो उन्हें अनुच्छेद और निबंध में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर होता है, ताकि आप जब निबंध अनुच्छेद लिखें तो आपको किसी तरह की कोई भी मुश्किल ना हो। निबंध में अलग अलग भावों को व्यक्त करते हैं, यानी कि एक बात जो लिखी है हमने, अपनी एक भाव जो व्यक्त किया, उसके बाद हम किसी अन्य भाव को उठाते हैं और उसको निबंध में लिख देते हैं, क्योंकि निबंध जो है वो हमने बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखना होता है, तो इसमें हम अलग अलग बातों को जोड़कर उसमें लिख देते हैं। लेकिन अनुच्छेद में क्या होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि अनुच्छेद में क्या होता है कि एक ही विषय के एक ही पहलू को लिया जाता है, यानी कि हम एक ही विषय लेते हैं, एक ही टॉपिक लेते हैं और उसके एक ही पहलू को लेकर, एक ही बात को लेकर हम पूरा अनुच्छेद लिखते हैं। अलग अलग बातों को इसमें, भावों को इसमें नहीं लिया जाता। दूसरी बात जो अभी अभी मैंने आपको बताई कि इसमें यानी कि निबंध में भूमिका और उपसंहार लिखते हैं। अभी मैंने आपको इसको पूरे विस्तार से बताया था कि हम इसमें शुरुआत किससे करते हैं, भूमिका से, और अंत हम किसके साथ करते हैं, उपसंहार में। ये हमारे निबंध में होता है। लेकिन जो हमारा अनुच्छेद होता है इसमें इस प्रकार का कुछ भी नहीं दिया होता, ना तो हम इसमें भूमिका लिखेंगे, ना ही हम इसमें उपसंहार लिखेंगे, बल्कि हम इसको सीधा ही लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने ये पंक्ति लिखी, इस शब्द से शुरू किया, उसी प्रकार हम अनुच्छेद भी ऐसे सीधे के सीधा ही उसको लिखता चले जाते हैं। तो हम उसमें कोई भूमिका नहीं डालते और ना ही कोई उपसंहार लिखते। तो यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया, सब कुछ आपको विस्तार से बताया कि उसकी परिभाषा क्या होती है, ये कैसी विधा है और इसमें क्या अपने बातें हैं जो ध्यान रखनी है, और निबंध और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है। तो अब आपको मैं अनुच्छेद के एक या दो उदाहरण आप लोगों के सामने रखूंगी, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह से मुश्किल ना हो। तो ये अनुच्छेद जो है आपको लिखित रूप में आप लोगों के सामने आएगा और आप इसको देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद लिया है मैंने, बाल मजदूरी। बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं, उसकी आधारशिला होते हैं, परंतु विडंबना तो देखिए, हमारे देश के लगभग आधे बच्चों को ना पौष्टिक भोजन उपलब्ध है और ना ही शिक्षा के अवसर। उनके कोमल हाथों को पत्थर तोड़ने, बर्तन मांजने, कालीन बुनने और पटाखे बनाने जैसे कठोर और खतरनाक कामों में लगा दिया जाता है। इन मासूमों को पेट की आग शांत करने के लिए स्वयं अंगारों पर चलना होता है। बूट पालिश करती झुकी आंखें भी ऊंचा बनने के सपने देखती हैं।
लोगों की धुतकार, पुलिस के डंडे खाना इनके लिए आम बात है, किंतु इनके कोमल मन पे ये चोट के निशान इतने गहरे होते जाते हैं कि बड़े होकर इन्हें अक्सर अपराध की दुनिया में ले जाते हैं। सामाजिक अन्याय, अत्याचार इन बाल मजदूरों को समाज विरोधी कार्यों की ओर प्रेरित करता है। बाल मजदूरी एक सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। इसे कानून बना देने मात्र से धोया नहीं जा सकता। पूरे समाज को जागरूक और जिम्मेदार बनना आवश्यक है। हमें समझना होगा कि आज का शोषित कल शोषक बन सकता है। उसमें प्रतिहिंसा जगाने से पूर्व ही उसे सही दिशा की ओर मोड़ना होगा। कई स्वयंसेवी संस्थाएं सांध्य कक्षाओं में उन्हें शिक्षित तथा आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हैं। फिर भी बहुत कुछ करना अभी शेष है। सांध्य संस्थाएं कक्षाएं यानी कि शाम के समय जो बच्चों को कक्षाएं दी जाती हैं। तो ये था आपका एक छोटा सा अनुच्छेद बाल मजदूरी। इसमें आपने देखा होगा कि एक ही बात को लिया गया है और उसी बात को, उसी विचार को आगे से आगे वाक्यों के साथ जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार से हम लोग अनुच्छेद लेखन करते हैं और इसमें हमें समय जो शब्द है उनकी सीमा को ध्यान में रखना चाहिए, तभी हमारा जो अनुच्छेद है वो बहुत ही उत्तम बन पाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी और अनुच्छेद लिखन की जो कला है वो आप लोगों को सामने आई है। आप लोग अच्छी तरह से अनुच्छेद लिख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। तो अगर अच्छी लगी हो तो वही बात कहूँगी, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा कर रखिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुँचे सबसे पहले। और कमेंट्स दीजिए, लाइक के बटन को दबाइए। एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।